आदर्श को 10 से अधिक रूनिक मोहरें पूरी करते हुए देखकर, जिनमें से प्रत्येक दोष रहित थी, दुर्जय के बगल में बैठे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अविश्वसनीय तरीके से कहा, एल्डर दुर्जय, क्या आपके इस शिष्य ने सचमुच कुछ महीनों में ही रहस्यमय स्वर्गीय तकनीक सीखी है? अगर एक निश्चित आधार वाला एक रहस्यमय स्वर्गीय तकनीक का प्रशिक्षु ये कर सकता है, तो वो इसे स्वीकार ही नहीं कर सकता था। एक नौसिखिए से ये बहुत बड़ी अतिशयोक्ति थी। दुर्जय ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद आदर्श ने 20 से ज्यादा रूनिक मोहरें पूरी कर ली थीं। रहस्यमय क्रिस्टल हाथ में लगभग 100 रूनिक मोहरें थीं। इसका मतलब था कि आदर्श ने इसका 20% से ज्यादा हिस्सा पूरा कर लिया था, और ये पूरी तरह से सही था। मुझे मत बताओ कि वो सचमुच इसे 40% तक पूरा कर लेगा। दुर्जय ने मन ही मन बुदबुदाया, और उसके बाद, मानो उसकी अटकलों की पुष्टि हो रही हो, आदर्श के हाथों से एक के बाद एक रूनिक मोहरें बारिश की तरह बरसने लगी। 38, 39, 40। यद्यपि वो 40 मोहरों तक पहुंच गया था, फिर भी आदर्श नहीं रुका। दरअसल रहस्यमय क्रिस्टल हाथ से सभी 100 रूनिक मोहरें भेजने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ 60-70 मोहरें ही एक रहस्यमय अस्थि अवशेष को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त होती। अब आदर्श ने लगभग 50 रूनिक मोहरें पहले ही संघनित कर ली थीं, और 1 दर्जन रूनिक मोहरें अवशेष बनाने के लिए पर्याप्त होंगी। इस समय स्वर्गीय स्वामी सूरज और उसके शिष्य के अलावा कुछ अन्य रहस्यमय स्वर्गीय तकनीक के प्रशिक्षु भी वहां मौजूद थे, जो इस शोरगुल से आकर्षित हुए। वे देखने के लिए इधर उधर इकट्ठा हो गए। दुर्जय और उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के हाव भाव ही उन्हें ये सोचने के लिए काफी थे कि आखिर हो क्या रहा है, और स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय स्वामी सूरज की शिष्या ही स्थिति समझाने वाली बनी। जब उसने स्थिति का वर्णन समाप्त किया, तो सभी को विश्वास करना इम्पॉसिबल लगा। धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। आदर्श ने पहले ही 55 रहस्यमय क्रिस्टल हाथ सील्स पूरी कर ली थी। हालांकि इस समय चूंकि यह आदर्श का रहस्यमय क्रिस्टल हाथ से पहला संपर्क था, वो दुर्जय द्वारा पहले भेजी गई ऊर्जा मोहरों को स्पष्ट रूप से देखने के बावजूद उन्हें पूरी तरह से दोहराने में असमर्थ था। जब 56वीं रूनिक मोहर भेजी गई, तो खामियां और कमियां दिखाई देने लगीं। आदर्श का मन मंथन हुआ। बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा विजन में उसने तुरंत देखा कि इन कुछ रूनिक मोहरों में रूनिक ऊर्जा रेखाएं बाकी की तरह सामंजस्यपूर्ण नहीं थीं। कोई गलती हुई है। आदर्श की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। चूंकि ये उसका पहली बार रहस्यमय क्रिस्टल हाथ सीखने का एक्सपीरियंस था, इसलिए वो तुरंत समझ नहीं पाया कि उसकी गलती कहाँ थी। धीरे धीरे आदर्श की गति धीमी हो गई। चूंकि उसने गलती की थी, इसलिए अब उस पर अड़े रहना व्यर्थ था। भले ही आदर्श ने और भी रूनिक मोहरें भेजी और अंततः एक रहस्यमय अस्थि अवशेष को संघनित किया, फिर भी उसने गलती की थी। ऐसे रहस्यमय अस्थि अवशेष की गुणवत्ता काफी खराब हो जाएगी। यहां तक कि अवशेष के प्रभाव भी समस्याग्रस्त होंगे। कई रहस्यमय स्वर्गीय गुरुओं के प्रशिक्षु गलती करने पर भी आगे बढ़ते रहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि दोषपूर्ण रूनिक मोहरों वाले अवशेष को पूरा करना भी आसान नहीं था। ये फिर भी उनकी क्षमता का प्रमाण होता। हालांकि आदर्श ऐसा नहीं चाहता था। वो एक सही और उत्तम रूनिक मोहर बनाना चाहता था। इसके साथ ही आदर्श ने पद छोड़ दिया। पेंग! एक तेज आवाज के साथ रूनिक मोहरें अपनी बंधन शक्ति खोकर हवा में फट गईं। रंग बिरंगे प्रकाश बिंदु बिखर गए, जिससे दृश्य एक सुंदर दृश्य में बदल गया। ये देखकर कई दर्शक दंग रह गए। 56 मोहरें बनाने के लिए स्वर्गीय स्वामी सूरज की शिष्या ने अपना मुंह ढक लिया। ये संख्या बहुत ही हास्यास्पद थी। युवक की प्रतिभा उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। जूनियर सिस्टर वनमाला, आप उसके झांसे में आ गई हैं। हरे रंग के रहस्यमय स्वर्गीय तकनीक के प्रशिक्षु वस्त्र पहने एक युवक ने सिर हिलाया। अभी आपने कहा था कि उसने रहस्यमय स्वर्गीय तकनीक कुछ ही महीनों में सीखी है। जरूर वो झूठ बोल रहा होगा। रहस्यमय स्वर्गीय तकनीक से उसका संपर्क बहुत लंबे समय से रहा होगा, वरना उसे ऊर्जा पर इतना कुशल नियंत्रण नहीं होता। हो सकता है कि उसमें अच्छी प्रतिभा हो, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं है। उसने झूठ इसलिए बोला क्योंकि वो अपनी प्रतिभा दिखाना चाहता था। जब हरे वस्त्र पहने उस युवक ने ये कहा, तो कई अन्य शिष्यों को ज्ञान की प्राप्ति हुई। खैर, कौन गारंटी दे सकता था कि ये बालक झूठ नहीं बोल रहा था। लिन परिवार में रहस्यमय स्वर्गीय तकनीक में रुचि रखने वाली युवा पीढ़ी हमेशा ये तय करने की होड़ में रहती थी कि कौन बेहतर है। चैलेंज करके और हार न मानने से उनके पास एक प्रेरक शक्ति होती थी। लिन परिवार खुद ऐसी प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देता था। यदि ये युवा लड़की वनमाला द्वारा वर्णित था, जहां आदर्श ने कुछ महीनों पहले ही रहस्यमय स्वर्गीय तकनीक सीखी थी और अभी अभी रहस्यमय क्रिस्टल हाथ सीखा था, तो उसके द्वारा 56 रूनिक मोहरों को पूरा करने का मतलब था कि उसे राक्षस कहना उसका वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं था। चाहे वो दुर्जय हो, 1000 हैंड ग्रैनी हो या कोई और, रहस्यमय स्वर्गीय स्वामी दुनिया के ये सभी ग्रैंड मास्टर्स इस बच्चे की तुलना में कुछ भी नहीं होंगे जब वे छोटे थे। चाहे आप कितने भी महान क्यों ना हो, इन महान शख्सियतों को अपने पैरों तले रखना आपके लिए इम्पॉसिबल था। इसलिए ये ज्यादा विश्वसनीय था कि आदर्श झूठ बोल रहा था। जब किसी बात को समझाया नहीं जा सकता था, तो लोग अक्सर उसी बात पर विश्वास करने लगते थे जो सबसे उचित होती थी। नकली?
वनमाला थोड़ा उलझन में था और उसने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हाँ, यंग जूनियर सिस्टर वनमाला, तुम बहुत भोली हो। उस बच्चे ने शायद पहले ही रहस्यमय क्रिस्टल हाथ सीख लिया होगा। वो सिर्फ 56 रूनिक सील्स ही संघनित कर पाया। अगर मैं होता तो आसानी से 90 संघनित कर सकता था। और मैं तो ये भी कहूंगा कि मैंने रहस्यमय स्वर्गीय तकनीक सिर्फ 3 दिनों में सीखी। हरे वस्त्र पहने युवक का मजाक उड़ाया गया और उसके ऐसा कहते ही कई लोग उसके साथ हंस पड़े। उनमें से कई पहले ही रहस्यमय क्रिस्टल हाथ सीख चुके थे और 90 रूनिक सील्स को संघनित करने में सक्षम थे। ये मुश्किल नहीं था, कुछ तो सभी रूनिक सील्स को संघनित करने में भी सक्षम थे, जो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अगर वे झूठ बोलकर कहें कि उन्होंने अभी अभी रहस्यमय स्वर्गीय की तकनीक सीखी है, तो ये बहुत ही हास्यास्पद होगा। ये तो सड़क पर किसी बच्चे से मिलने जैसा था जो कहे कि उसने एक युवा महान सम्राट को मात दे दी है। कौन इस पर यकीन करेगा? यहां तक कि बच्चे भी जानते थे कि ऐसा झूठ कैसे बोला जाता है। इन युवा लड़के और लड़कियों की चर्चा स्वाभाविक रूप से आदर्श ने सुनी। लोगों का संदेह करना स्वाभाविक था। आदर्श ने दुर्जय को बताया था कि उसने रहस्यमय स्वर्गीय की तकनीक कब से सीखी है, क्योंकि दुर्जय ने उससे पूछा था। अगर किसी और ने पूछा होता तो वो जवाब देने की जहमत नहीं उठाता। आदर्श ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया कि दूसरे क्या सोच रहे थे। बुजुर्ग दुर्जय का शिष्य निश्चित रूप से मनुष्यों के बीच एक अजगर है। स्वर्गीय स्वामी सूरज खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला। उसने ये नहीं बताया कि उसे आदर्श पर विश्वास है या नहीं। उसने जो कहा उसमें दोनों संभावनाएं थीं और दुर्जय को नाराज करने से भी परहेज किया। ठीक है, कोई बात नहीं। इस वक्त दुर्जय और क्या कह सकता था। वो आदर्श की बात पर यकीन करने को तैयार था। हालांकि बात थोड़ी बेतुकी थी, पर वो पक्के तौर पर नहीं कह सकता था कि सच है या झूठ। आखिरकार आदर्श तो उनका नाम मात्र का शिष्य था। अगर आदर्श भी बेवजह प्रसिद्धि पाने की कोशिश करता तो वो भी अच्छा नहीं लगता। आदर्श, मेरे पीछे आओ। दुर्जय ने आदर्श की तरफ हाथ हिलाया। आदर्श भी उनके पीछे पीछे एक हॉल में चला गया और लोगों के ग्रुप को पीछे छोड़ दिया। वे आदर्श की तरफ उंगलियां उठाते हुए बातें कर रहे थे। ये बच्चा ग्रैंडमास्टर दुर्जय का नाम मात्र का शिष्य है। लोग वनमाला से नई जानकारी प्राप्त करने में कामयाब रहे, क्योंकि वो एक ऐसी व्यक्ति थी जो सवालों के जवाब तभी देती थी जब उसे जवाब पता होता था। दुर्जय कमाल की थी, लेकिन नाम मात्र के शिष्य का महत्व काफी कम था। आमतौर पर नाम मात्र के शिष्य ऐसे कौशल नहीं सीखते जिनका कोई मूल्य हो। दर्शक शिष्यों में से कोई भी नाम मात्र का शिष्य नहीं था। वास्तव में उनमें से अधिकांश महागुरुओं के निजी शिष्य थे। उनके स्वामी दुर्जय से उतने कमतर नहीं थे, इसलिए उनकी स्थिति आदर्श से अधिक थी। नाम के चेले कभी कभी किसी वैद्य से भी बदतर होते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं। चलो आज इसे मजाक ही समझ लेते हैं। हरे वस्त्र पहने युवक ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए हाथ हिलाते हुए कहा। वो युवाओं के इस ग्रुप का नेता सा था। छोटी जूनियर बहन वनमाला, अगर आपको रहस्यमय स्वर्गीय तकनीक से कोई समस्या है तो बेझिझक मुझसे पूछें। हरे वस्त्र पहने युवक ने वनमाला के पास आते हुए चिंता से कहा। रहस्यमय स्वर्गीय की सुंदर महिला तकनीक प्रशिक्षुओं ने बड़ी आसानी से रहस्यमय स्वर्गीय के बड़े गुरु प्रशिक्षुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और वे वरिष्ठ भाई के रूप में प्रकट हुए। बेशक जिन वरिष्ठ भाइयों में असाधारण योग्यताएं, प्रतिभा और सुंदरता होती थी, वे आसानी से कई युवा लड़कियों की पूजा और प्रशंसा प्राप्त कर लेते थे। वनमाला थोड़ा उलझन में था। इस समय आदर्श दुर्जय के पीछे एक कमरे में चला गया था। ये रहस्यमय स्वर्गीय गुरुओं के लिए अस्थि शोधन कक्ष था। इसकी गुणवत्ता पिछले कक्ष से कहीं बेहतर थी। वहां 5 मीटर लंबी एक रहस्यमय स्वर्गीय तकनीक वाली पत्थर की बेंच थी। उस पर तरह तरह की सामग्रियां और अस्थि शोधन डिस्क की ढेरियां करीने से रखी हुई थीं। पत्थर की बेंच के नीचे एक बड़ी उत्कीर्ण सरणी भी थी, जिसने रहस्यमय स्वर्गीय तकनीक को, रहस्यमय की शक्ति को संघनित करने में सहायता की। इसके अलावा ये अस्थि शोधन कक्ष स्वतंत्र था। स्वाभाविक रूप से रहस्यमय स्वर्गीय तकनीक के अभ्यास के लिए एक स्वतंत्र कक्ष पहले वाले शोरगुल वाले कक्ष की तुलना में कहीं अधिक आरामदायक था। आदर्श, तुम इस अस्थि शोधन कक्ष का उपयोग कर सकते हो। रहस्यमय स्वर्गीय तकनीक के चाय सत्र में अभी 2 महीने बाकी हैं। इन 2 महीनों में मुझे भी अच्छी तैयारी करनी होगी। मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए ज्यादा समय नहीं है। दरअसल रहस्यमय स्वर्गीय तकनीक के चाय सत्र के लिए युवा प्रशिक्षुओं के बीच प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक रूप से उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी कि दुर्जय और अन्य ग्रैंडमास्टर्स के बीच प्रतिस्पर्धा। नतीजतन दुर्जय को स्वाभाविक रूप से इसके लिए तैयारी करनी पड़ी। अभी जब तुम उस रहस्यमय हड्डी पर काम कर रहे थे तो कुछ हिस्से ऐसे थे जहां तुम इनएडिक्वेट थे। दुर्जय ने बोलते हुए एक बार फिर रहस्यमय क्रिस्टल हाथ का प्रदर्शन किया। इस बार दुर्जय और भी सीरियस थे। हर गतिविधि को भागों में बांटते हुए उन्होंने धैर्यपूर्वक आदर्श को सिखाया। एक बार जब दुर्जय गंभीर हो गए तो वे वाकई एक बेहतरीन गुरु साबित हुए। आदर्श को ऊर्जा नियंत्रण में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उन्हें सीलिंग तकनीकों का अभ्यास करने के लिए काफी समय चाहिए था। दुर्जय ज्यादा कुछ नहीं बोली और आदर्श के लिए बार बार इसका प्रदर्शन करती रहीं।
रहस्यमय क्रिस्टल हाथ से लेकर लघु सहस्त्र मुहर तक हर रूनिक मुहर को आदर्श के लिए टुकड़ों में तोड़ दिया गया। ये सिलसिला रात भर चलता रहा, अगली सुबह तक। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वे दोनों 20 घंटे से अधिक समय तक अस्थि शोधन कक्ष में रहे। आदर्श पसीने से लथपथ था, क्योंकि बैंगनी क्रिस्टल का लगातार उपयोग करना बहुत थका देने वाला था। दूसरी ओर बूढ़ा आदमी दुर्जय अभी भी एकदम फिट था, और तभी दुर्जय की आंखों के सामने एक चिंगारी चमक उठी। यह एक ध्वनि संचार मंत्र की किरण थी। ओ, ज्योति बाहर आ रही है। दुर्जय के शब्दों ने आदर्श का दिल धड़क उठा। उसने अपने हाथों की मोहरें बनाना बंद कर दिया। ज्योति बाहर आ रहा था। पहले दुर्जय ने ज्योति को एक मैसेज दिया था। अब जब वो बाहर आई है तो साफ था कि वो दुर्जय से मिलने आई थी। मैं ज्योति से मिलने जा रही हूं। ठीक है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते? दुर्जय ने अचानक आदर्श से कहा। आदर्श कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। क्या मैं भी जा सकता हूं? इस लड़की के लिए जिसका वो ऋणी था और जिससे वो 2 साल से नहीं मिला था, आदर्श वास्तव में उससे फिर से मिलना चाहता था। आदर्श ने दुर्जय का पीछा किया और तियान हुआ चोटी से उतरकर दूसरी मुख्य चोटियों में से एक जेड बांस चोटी की ओर चल पड़े। जेड बांस चोटी 18 मुख्य चोटियों के मध्य क्षेत्र में थी। ये पर्वत शिखर बहुत ऊंचा नहीं था और पर्वत श्रृंखलाओं से ढका हुआ था। जेड बांस साल भर हर मौसम में उगता रहता था। चोटी का दृश्य बहुत सुंदर था। इसी समय आदर्श जेड बांस चोटी पर उतरा। सुबह का समय था और कोहरा छाया हुआ था। नीचे देखा तो उसे बादलों का एक सागर दिखाई दिया। बादलों के ऊपर हरे भरे बांस के जंगल थे। ये एक अमर स्वर्ग जैसा लग रहा था। लिन परिवार की महिलाएं मुख्यतः जेड बांस चोटी पर रहती थीं। आमतौर पर लिन परिवार के पुरुष सदस्य पहाड़ पर चढ़ सकते थे, लेकिन पुरुषों का पहाड़ी इलाकों में जाना रिस्ट्रिक्टेड था। दुर्जय आदर्श को पहाड़ की चोटी पर स्थित एक जेड बांस मंदिर ले गईं। पूरा जेड बांस मंदिर एक बांस के जंगल के अंदर बना था। मंदिर के गुंबद में इस्तेमाल की गई टाइलें जेड की बनी थीं, जिससे पूरा मंदिर हरा भरा लग रहा था। इससे जेड बांस मंदिर जेड बांस के साथ बेहद सामंजस्यपूर्ण प्रतीत हुआ। ऐसा लग रहा था मानो ये मंदिर मानव निर्मित न होकर बांस के जंगल में प्राकृतिक रूप से निर्मित हुआ हो। एक नौकरानी दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। जब आदर्श और दुर्जय पहुंचे तो वो उन्हें अंदर ले गई। जेड बांस मंदिर में हर जगह जेड बांस के साथ चीड़ और सरू के पेड़ लगे हुए थे, और आदर्श को यह देखकर सरप्राइज हुआ कि जेड बांस मंदिर के अंदर की कई संरचनाएं बांस या चीड़ की बनी थीं। इन संरचनाओं में बांस और चीड़ की खुशबू थी और इससे सुकून मिलता था। लिन परिवार की कुलमाता को बांस बहुत पसंद है। ये जेड बांस मंदिर भी उनकी वृद्ध पूजनीय महिला ने ही बनवाया था। जब दुर्जय ने आदर्श से ये कहा तो आदर्श थोड़ा शॉक्ड रह गया। दुर्जय के लहजे से लग रहा था कि इस बूढ़ी दादी की उम्र कम नहीं थी। खुद दुर्जय ने भी उन्हें कुलमाता कहकर संबोधित किया था। उनकी उम्र कम से कम 40,000-50,000 साल तो होगी ही। नौकरानी आदर्श और दुर्जय को एक आंगन से होते हुए एक नवनिर्मित बांस की झोपड़ी तक ले गई। आदर्श को दूर से सफेद कपड़े पहने एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी और वो बांस के पेड़ों के बीच तलवारबाजी का अभ्यास कर रही थी। उसकी हरकतें तेज तो नहीं लग रही थीं, लेकिन उनमें बहते पानी और तैरते बादलों का एहसास था। तलवार के हर वार से आसपास के बांस के पत्ते उड़ते हुए इधर उधर बिखर जाते। लड़की की तलवार के नीचे इन बांस के पत्तों में मानो कोई आत्मा हो, मानो वे जीवित हों। ये लड़की वो व्यक्ति थी जिसे आदर्श ने 2 साल से नहीं देखा था, ज्योति। ज्योति को तलवारबाजी का अभ्यास करते देख दुर्जय के कदम रुक गए। उसकी आंखें प्रेम से भर आईं। 2 साल से उसे न देखने के बाद ज्योति की तलवारबाजी में फिर से काफी निखार आ गया था। उसकी तलवार की बेपरवाही से लहराहट आसपास के माहौल से जुड़ जाती थी। अगर इसे वर्णित किया जाए तो इस क्षेत्र को एक तलवार एक दृश्य कहा जा सकता है। तलवारबाजी देखने वाले लोगों के सामने तलवार की हर चाल एक अलग दृश्य प्रस्तुत करती थी। मालिक, दुर्जय को देखकर ज्योति रुक गई। उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान तैर गई। दुर्जय से अलग होने के बाद वो हमेशा उसके बारे में सोचती रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानती थी कि दुर्जय एक बहुत ही खतरनाक रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश कर चुकी है। वो स्वाभाविक रूप से चिंतित थी, क्योंकि उसने 2 साल से उसके बारे में कोई अपडेट नहीं सुना था। ओ, आप आदर्श हैं? ज्योति ने आदर्श को देखा और दंग रह गई। आदर्श इन 2 सालों में बहुत बदल गया था। वो एक बच्चे से एक होशियार किशोर बन गया था। ज्योति लंबी थी। 2 साल पहले आदर्श सिर्फ ज्योति की नाक तक ही पहुंचता था, लेकिन अब आदर्श ज्योति से थोड़ा लंबा हो गया था। मिस ज्योति, बहुत समय हो गया। आदर्श शर्माते हुए मुस्कुराया। इतने लंबे समय तक अलग रहने के बाद उसने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया था। अब जब वो ज्योति से फिर मिला तो स्वाभाविक रूप से उसे किसी पुराने फ्रेंड से मिलने जैसा एहसास हुआ। ओ, आप कौन हैं? तभी एक तेज महिला की आवाज गूंजी। आदर्श ने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक अधेड़ उम्र की महिला लाल रंग का आलीशान गाउन पहने धीरे धीरे चली आ रही है। महिला के बगल में एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग व्यक्ति था। जब ज्योति ने उन 2 लोगों को देखा तो वो थोड़ा झुकी।
ज्योति दादी और छठे दादा चाचा को नमस्कार करती हैं। वे दोनों ज्योति के बुजुर्ग थे और वे लिन परिवार के उच्च वर्ग के सदस्य थे। आलीशान पोशाक पहने महिला ने आदर्श को गहरी नजरों से देखा। वो हैरान रह गई जब दुर्जय एक ऐसे युवक को लेकर आई जो या तो उसका नाम मात्र का शिष्य था या फिर कोई वैद्य बालक। आखिरकार जेड बांस मंदिर लिन परिवार की महिलाओं का निवास स्थान था। आमतौर पर दुर्जय किसी बाहरी व्यक्ति को ज्योति से मिलने नहीं लाती थी, और चूंकि वो उसे साथ लाया था तो इसका मतलब था कि दुर्जय का उस बच्चे के साथ रिश्ता कोई साधारण बात नहीं थी। अब ऐसा लग रहा था कि ज्योति भी उसे जानती थी। इससे वो और भी हैरान हो गई। वो मेरा फ्रेंड है, ज्योति ने शांति से समझाया। फ्रेंड? महिला ने शब्द दोहराया और थोड़ा सा मुंह बनाया। आदर्श के रूप रंग को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी बड़े परिवार से है। बाकी सब तो छोड़ ही दीजिए, आदर्श के हाथों में जो रिंग थी वे तो सड़क पर बिकने वाली आम चीजें थीं। ज्योति ने ऐसे व्यक्ति से दोस्ती कैसे की? हालांकि वो दुखी थी, फिर भी उस महिला ने कुछ नहीं कहा। अब ज्योति की स्थिति सेंसिटिव थी। उस मामले के अलावा वो किसी भी अन्य मामले में ज्योति के इरादों का पालन करेगी। दादी और छठे दादा, आप मेरे बांस के बरामदे में क्या कर रहे हैं? ज्योति ने बिना किसी खास भावना के पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों का स्वागत नहीं किया गया। हम यहां तुमसे मिलने आए हैं ज्योति, क्या तुम अपनी दादी से मिलना नहीं चाहते? महिला ने ज्योति का हाथ पकड़ते हुए कहा। लिन परिवार में लगभग आधे बुजुर्गों ने शेनतु परिवार के विवाह प्रस्ताव का समर्थन किया। वो महिला और उसके बगल में बैठा बूढ़ा आदमी उनमें से दो थे। उनके लिए शेनतु परिवार और लिन परिवार के बीच विवाह एक जीत वाली स्थिति थी। हालांकि हाल के वर्षों में शेनतु परिवार और लिन परिवार के बीच तमाम तरह के हितों को लेकर लड़ाई चल रही थी और दोनों पक्षों को कुछ पुराने हिसाब किताब निपटाने थे, लेकिन ये छोटी मोटी शिकायतें उनके सामने मौजूद लाभों के सामने कुछ भी नहीं थीं। मुख्य कारण ये था कि एक अद्वितीय महान महारानी लिन परिवार के लिए बहुत बड़ा प्रलोभन थी। एक बार जब प्राकृतिक यिन मेरिडियन ठीक हो गए तो ज्योति की भविष्य की संभावनाएं असीमित थीं। प्राचीन महान महारानी की तुलना में शेनतु नानतयान और रहस्यमय जाति के चरवाहे लड़के जो 10 साल पहले प्रकट हुए थे कुछ भी नहीं थे। वह निश्चित रूप से विश्व के शिखर पर विराजमान एक व्यक्तित्व होंगी। इस विश्व के विशाल इतिहास में इस अद्वितीय महान साम्राज्य की बराबरी करने वाले विरले ही चुने जा सकते हैं। परिवार के हित के अलावा ये ज्योति के लिए भी एक बहुत अच्छी बात थी। ज्योति का जीवन काल मूल रूप से 500 वर्ष से कम था। ऋषि की उपाधि प्राप्त करने से पहले ही उसकी साधना का स्तर चरम पर पहुंच जाना तय था। इस तरह के दुखद भाग्य को इससे बदला जा सकता था। वो न केवल पूरे स्वर्गयुग दुनिया पर प्रभुत्व स्थापित कर सकती थी, बल्कि उसे कई लाख वर्षों का जीवन काल भी प्राप्त होता। वो अपना स्वयं का युग भी रच सकती थी, जो अत्यंत ईर्ष्यापूर्ण था। ये जानना जरूरी है कि आकाशराज जैसे व्यक्ति के लिए जीवन काल ताकत से अधिक आकर्षक था। ये कम से कम कुछ लाख साल और शायद लाखों साल का समय था। इतना अच्छा डील और कहाँ मिल सकता था? महलनुमा पोशाक वाली महिला को बस यही अफसोस था कि वो बूढ़ी हो गई थी और उसमें प्राकृतिक यिन मेरिडियन नहीं थे, वरना वो शेनतु परिवार के कुल में 10,000 बार शादी करके उस महान अवसर को प्राप्त करने के लिए राजी हो जाती। और शेनतु परिवार के कुल में शादी करना भी कोई अस्वीकार्य बात नहीं थी। आखिरकार ये एक बड़ा कुल था जो लगभग लिन परिवार के बराबर था। संसाधनों या विरासत की कोई कमी नहीं थी। जहां तक आकाशराज की बात है, अगर ज्योति उसे पसंद नहीं करती तो वो उससे दूरी बनाए रख सकती थी। जब योद्धा युद्ध कला का अभ्यास करते थे तो वे आमतौर पर कई वर्षों या कई दशकों तक एकांतवास में प्रशिक्षण लेते थे। जब ज्योति ऋषि लोक पहुंचती तो वो हर साल एकांतवास में प्रशिक्षण ले सकती थी। नजरों से दूर, मन से दूर, क्या अस्वीकार्य था? दुर्भाग्य से 1000-10,000 बार समझाने के बावजूद ज्योति अपनी किस्मत दूसरों के हाथों में सौंपने को तैयार नहीं थी। इस वजह से उस महिला को यह समझ नहीं आ रहा था, क्या ज्योति 500 साल बाद मरना पसंद करेगी बजाय इसके कि वो अपना तथाकथित अभिमान त्याग कर इस महान अवसर को स्वीकार करे जिसकी लोग कामना करते हैं? हालांकि परिवार के कई बुजुर्ग इसके पक्ष में थे, लेकिन वे उस पर दबाव नहीं डाल सकते थे, इसलिए मामला लंबा खिंच गया था। कई बुजुर्गों ने ज्योति को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। महिला जानती थी कि परिवार के कई बुजुर्गों का ज्योति के साथ अच्छा रिश्ता नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ज्योति जन्म से ही मृत मेरिडियन के साथ पैदा हुई थी, जो एक अपंग शरीर के बराबर था। चाहे उसकी प्रतिभा कितनी भी अच्छी क्यों न हो, ऐसे व्यक्ति की परवाह कौन करेगा जो 500 साल से ज्यादा नहीं जी सकता? ज्योति जब छोटी थी तो परिवार में उसकी उपेक्षा की जाती थी, यहां तक कि उसका मजाक भी उड़ाया जाता था। हालांकि 2 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ज्योति के प्रति अतिरिक्त प्रेम दिखाया। एक थी लिन परिवार की कुलमाता और दूसरी थी दुर्जय। ज्योति का उन दोनों के साथ रिश्ता सबसे गहरा था। अगर कुलमाता ज्योति को मनाने को तैयार होती तो नतीजा जरूर अलग होता। अफसोस, पिछले 2 सालों से कुलमाता अनिर्णायक थीं। एक तरफ कुलमाता इस बात पर अड़ी थीं कि अगर वे उस अमृत को शुद्ध कर सकें तो ज्योति शेनतु परिवार के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। आखिरकार
वो अपनी सबसे प्यारी पोती को 500 साल की उम्र से पहले मरते हुए नहीं देखना चाहती थीं। दूसरी ओर वो ज्योति को उसकी इच्छा के विरुद्ध मजबूर नहीं करना चाहती थी, इसलिए कुलमाता अनिर्णायक थी। इसके अलावा मार्शल आर्ट के लिए 2 साल कोई मायने नहीं रखते, वो इंतजार करो और देखो का रवैया अपना रही थी। चूंकि कुलमाता ने ऐसा करने की प्रतिबद्धता नहीं जताई थी, इसलिए दूसरा व्यक्ति दुर्जय था। इस मामले में दुर्जय का एटीट्यूड बेहद अहम था। महिला जानती थी कि दुर्जय ज्योति से मिलने आई है, इसलिए वो सुबह सुबह यहां आ गई थी। उसे डर था कि कहीं दुर्जय कुछ ऐसा न कह दे जो उसे नहीं कहना चाहिए, जिससे आग में घी डालने का काम हो जाए। बड़ी दुर्जय, हमें मिले हुए बहुत समय हो गया। दुर्जय को देखकर शाही पोशाक पहनी हुई महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। जाहिर है दुर्जय जानती थी कि ये दोनों बूढ़े यहां किस लिए आए हैं, उस पर जासूसी करने। दुर्जय ने बिना कुछ और बोले संक्षिप्त उत्तर दिया, और तभी दुर्जय को अचानक कुछ महसूस हुआ। उसने पलटकर देखा तो कुछ ही दूरी से लड़कियों का एक झुंड आता हुआ दिखाई दिया। उनमें से ज्यादातर जवान थी और उनमें से एक रेशमी कपड़े पहने चांदी के बालों वाली बूढ़ी दादी भी थी। इस बूढ़ी दादी के हाथ में एक ड्रैगन हेड बैंड थी और उनके बाल सुनहरे जेड के हेयर क्लैप में बंधे थे। हालांकि उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, फिर भी उसका रंग स्वस्थ गुलाबी था। शाही पोशाक पहनी हुई महिला और ज्योति की छठी परदादी तुरंत आगे बढ़ी। आदर्श स्वाभाविक रूप से समझ गया कि रेशमी कपड़े पहने ये चांदी के बालों वाली बूढ़ी दादी ही लिन परिवार की बूढ़ी कुलमाता थीं। कुछ वरिष्ठों के अलावा कुलमाता लिन परिवार में सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थीं। लिन परिवार के आंतरिक मामलों में उनका प्रभाव और भी ज्यादा था। हालांकि कुलमाता लिन परिवार में एक उच्च पद पर थीं, फिर भी उन्होंने जरा भी दबाव नहीं डाला। आदर्श को सचमुच लगा कि उसके सामने खड़ी कुलमाता एक अमीर घराने की सामान्य और मिलनसार दादी है। ज्योति, तुम्हारा एकांतवास इतने लंबे समय से चल रहा है। कुलमाता ने ज्योति को प्यार से देखा, जबकि ज्योति ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, मूल रूप से मैं आज आपको बधाई देने की योजना बना रही थी, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आप व्यक्तिगत रूप से यहां आएंगे। ज्योति लिन परिवार की कुलमाता के प्रति बहुत सम्मानपूर्ण और प्रेमपूर्ण थी। वो उस जमाने की सबसे बड़ी बहन थी जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। जब ज्योति को परिवार में बेरुखी का सामना करना पड़ रहा था, तब भी कुलमाता ने हमेशा उसका ख्याल रखा था। यदि कुलमाता की कोई इच्छा होती तो ज्योति उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करती। लिन परिवार की कुलमाता को आते देख दुर्जय को अचानक अजीब सा महसूस हुआ। उसने पहले तो ज्योति से अकेले में बात करके उसके विचार जानने की योजना बनाई थी, लेकिन ज्योति की बांस की झोपड़ी के आंगन में कदम रखने से पहले ही लिन परिवार के सभी महत्वपूर्ण लोग एक एक करके वहां आ गए। यहां तक कि कुलमाता भी आ गई थी। हालांकि दुर्जय ज्योति के गुरु थे, फिर भी लिन परिवार के पारिवारिक मामलों में उनकी भूमिका बाहरी ही थी। खासकर कुलमाता की उपस्थिति में कुछ बातें ऐसी थीं जो वे सहजता से नहीं कह पाते थे। कुलमाता ने दुर्जय के मन की बात भांप ली थी और आगे बढ़कर कहा, ज्योति, आज तुम्हारे गुरु की उपस्थिति में जो कुछ भी कहना है कहो। ये मामला 2 साल से घसीटा जा रहा है। वृद्धों की सभा में बैठे बुजुर्ग इस दौरान बहस करते रहे हैं। शेंतु परिवार भी अब बहुत परेशान करने लगा है। शायद अब फैसला लेने का समय आ गया है। जैसे ही कुलमाता लिन ने ये शब्द कहे, ज्योति की दादी और दादाजी के कान तुरंत खड़े हो गए। वे जानते थे कि अगर कुलमाता लिन ज्योति के सामने अपना सिर थोड़ा हिला दें तो ये उनके लाख कहने से कहीं बेहतर होगा। इस बूढ़ी दादी का एटीट्यूड बहुत महत्वपूर्ण था। इस समय दुर्जय के लिए बोलना उचित नहीं था, इसलिए वो केवल ज्योति को देख सकते थे और निर्णय उस पर छोड़ सकते थे। दुर्जय दुविधा में थे। वो चाहता था कि ज्योति उसके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे। उसकी प्राकृतिक यिन मेरिडियन के लिए उसने वर्षों तक तरह तरह की प्राचीन पांडुलिपियां पढ़ी, लेकिन उसे कभी कोई उपाय नहीं मिला। अब शेंतु परिवार, जिसे वो कभी पसंद नहीं करता था, ने घोषणा की थी कि उन्हें उपाय मिल गया है। इमोशनली ये थोड़ा अस्वीकार्य था। हालांकि उसे ये भी चिंता थी कि अगर ज्योति ने शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया और अगर वो उसे बचा नहीं पाया तो ज्योति की जवानी में ही मौत हो जाएगी। बेशक दुर्जय ऐसा अंत नहीं देखना चाहती थी। ज्योति ने अपने होंठ भींच लिए और चुप हो गई। सब लोग ज्योति की तरफ देखने लगे। आदर्श भी ज्योति के हाव भाव देख रहा था और उसके मन में चल रहे विचारों का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था। चलो पहले आंगन में चलें, ज्योति ने लापरवाही से कहा, जबकि वो कुलमाता, दुर्जय और उनके साथियों को बांस की झोपड़ी के छोटे से आंगन में ले गई। आंगन बड़ा तो नहीं था, लेकिन खूबसूरती से सजा हुआ था। आंगन के बीचों बीच एक पुरानी रतन की कुर्सी रखी थी। ज्योति ने कुलमाता को बैठने के लिए आमंत्रित किया, इससे पहले कि छठे दादाजी दुर्जय और दादीजी अपनी जगह पर बैठ जाएं। ज्योति ने चाय का एक बर्तन बनाते हुए धीरे से कहा, जब से मैं समझदार हुई हूं, मुझे अपनी प्राकृतिक रूप से समाप्त हो चुकी मेरिडियन के बारे में पता था और मुझे कम उम्र में ही मरना तय था। जैसा कि कुलमाता ने मुझे प्यार किया है, मैं मार्शल आर्ट का अभ्यास करते समय परिवार के सर्वोत्तम अमृतों और अवशेषों का उपयोग कर पाती थी। उस समय मेरे कुछ बड़े चचेरे भाई बहन इस बात से नाखुश थे। वे कहते थे कि मेरी मृत्यु निश्चित है।
फिर भी मैंने परिवार के संसाधनों को बर्बाद कर दिया। अगर उन्हें ये चीजें मिल जाती तो वे तरह तरह के काम कर लेते। मेरे मामा मामी हमेशा मुझे अजीब नजरों से देखते थे, कहते थे कि मैं बदकिस्मत हूं और मेरी पीठ पीछे मुझे ऐसा शरीर पाने का श्राप मिला है। यहां तक तो ज्योति की आवाज शांत थी। हालांकि आदर्श और दुर्जय को लगा कि उसके स्वर में थोड़ी उदासी थी। कोई भी कल्पना कर सकता है कि एक छोटी लड़की जिसका आत्मसम्मान उस उम्र में अमूल्य होता है, जब कुलमाता की अनुपस्थिति में इस तरह उसका मजाक उड़ाया जाता है तो उसे किस तरह के मानसिक आघात पहुंचते होंगे। आदर्श जानता था कि ज्योति ने बड़े होने के दौरान जो कठिन समय सहा था वो निश्चित रूप से केवल उसके द्वारा कही गई बातों तक ही सीमित नहीं था। जब वो पहली बार ज्योति से मिला तो उसने उसे सिर्फ ऊपर स्वर्ग की एक लाडली बेटी के रूप में जाना था। वो किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर बर्फ के कमल की तरह थी, जिसे दुनियादारी की कोई परवाह नहीं थी। किसने सोचा था कि उसका बचपन ऐसा होगा? बच्चे, ये तुम्हारे लिए बहुत कठिन था। कुलमाता ने आह भरी और प्यार से ज्योति के चेहरे को छुआ। ज्योति ने धीरे से कुलमाता का बूढ़ा हाथ थाम लिया और आगे कहा, जब मैं छोटी थी तो कुलमाता मुझे हर बार जब भी मैं दुखी होती कहती थी कि प्राकृतिक रूप से समाप्त होने वाली मेरिडियन का इलाज है। उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर मैं अपनी समाप्त होने वाली मेरिडियन को जोड़ दूं तो मैं एक महान महारानी बन जाऊंगी जो पूरे स्वर्गयुग दुनिया में सबसे शक्तिशाली होगी। तब से मैंने मन ही मन कसम खाई कि मैं इस जीवन में अपनी समाप्त हुई मेरिडियन को अवश्य जोड़ूंगा। मैं भाग्य के दांव पेंच को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। मैं उन्हें अपनी ओर इस तरह देखने नहीं देना चाहता था या उन्हें मेरी मृत्यु की प्रतीक्षा करने नहीं देना चाहता था। ये आइडिया बहुत छोटी उम्र से ही जड़ पकड़ने, अंकुरित होने और बढ़ने लगा था। धीरे धीरे ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा गोल और लक्ष्य बन गया है। जब ज्योति ने ये कहा तो आदर्श को ज्योति द्वारा कहे गए शब्द याद आ गए जब वे क्लाउड वाइल्डनेस की रहस्यमय मानव घाटी में थे। उस समय उसे सिर्फ ज्योति ही शुद्ध और दृढ़ निश्चयी लगी। वो सभी बाधाओं के खिलाफ जा रही थी, ये जानते हुए भी कि वे उसके खिलाफ हैं, लेकिन उसे कभी समझ नहीं आया कि ज्योति ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी। इस समय ज्योति की दादी खुद को रोक नहीं पाई और बोली, ज्योति, जब तुमने सोच समझ लिया है तो तुम दुविधा में क्यों हो? अब मौका तुम्हारे सामने है। अगर तुम सिर हिला दोगे तो क्या बचपन से तुम्हारे मन में जो विचार थे वे पूरे नहीं हो जाएंगे? जब तुम एक अद्वितीय महान महारानी बनोगी और पीढ़ियों तक जीवित रहोगी तो अनगिनत लोग तुमसे ईर्ष्या करेंगे। जब तुम छोटे थे तब मैं तुम्हारी उतनी परवाह नहीं करती थी, लेकिन परिवार में इतने सारे बच्चे हैं, कौन सा बड़ा आदमी हर बच्चे की भावनाओं का ध्यान रख पाता है? जब तुम छोटे थे तब मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, लेकिन अब मैं बार बार तुम्हारे सामने आकर अपने इस पुराने चेहरे से तुम्हें मनाती हूँ। मुझे पता है कि मेरे जैसे घमंडी इंसान के लिए तुम्हारे मन में जरा भी अच्छी भावनाएं नहीं है। दरअसल तुम्हारा दिल तिरस्कार और घृणा से भरा है, पर तुम कहते नहीं। हालांकि मैं जो भी कहूँ वो उचित है। ज्योति, मैं परिवार के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मुझे पता है कि तुम्हें ये सब सुनना पसंद नहीं। तो फिर मैं तुमसे पूछता हूँ, जिंदगी या तुम्हारी मासूमियत, कौन ज्यादा जरूरी है? इस महिला के इरादे वाकई नेक थे और वो ईमानदार भी थी। आदर्श को मानना पड़ा कि अपनी हैसियत के हिसाब से उसने जो कहा वो वाकई बहुत सटीक था। जीवन या मासूमियत, कौन अधिक महत्वपूर्ण था? संभवतः 99% लड़कियां पहले वाले विकल्प को चुनेंगी। ज्योति ने सिर हिलाया। दादी, आप सही कह रही हैं। 2 साल पहले जब मैं घर लौटा और मुझे ये खबर मिली, तभी मुझे ये सारी बातें समझ आ गई थीं। हालांकि मैं नहीं चाहता। ऐसा इसलिए नहीं है कि मुझे शेंतु परिवार का कबीला नापसंद है और इसका आकाश राज के संदिग्ध चरित्र से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं किसी और द्वारा सावधानीपूर्वक बनाए गए युद्ध मार्ग के बदले में अपने शरीर का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। युवा अवस्था में मैंने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उनमें न केवल टर्मिनेटेड मेरिडियन को जोड़ना शामिल था, बल्कि टर्मिनेटेड मेरिडियन को जोड़ने के बाद मार्शल आर्ट के शिखर की खोज करना भी शामिल था। मार्शल कलाकारों के लिए उनका मार्शल पथ उनके हृदय में समाया होता है। मार्शल आर्ट का अभ्यास स्वर्ग के विरुद्ध जाना है। ये मूलतः कठिनाइयों से भरा होता है। प्राकृतिक रूप से समाप्त होने वाली मध्याह्न रेखाओं को जोड़ना कठिन हो सकता है, लेकिन क्या ये किसी अद्वितीय महान सम्राट से भी अधिक कठिन हो सकता है? हालांकि अब तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ है जो अद्वितीय महान सम्राट के दायरे से आगे निकल गया हो। मार्शल आर्ट का अभ्यास खतरनाक है। इसके लिए किसी को उस खतरनाक शिखर पर चढ़ने के लिए, जिसका कोई रास्ता नहीं है, बलपूर्वक एक नया रास्ता खोलना पड़ता है। अगर मैं इस रास्ते के बदले में अपने विश्वास और शरीर बेच दूं, तो भले ही मैं एक महान साम्राज्ञी बन जाऊं तो क्या होगा? मेरे हृदय में असफलता का एक बीज दबा रहेगा। मेरे विश्वास बेच दिए जाने के बाद वो कभी पुनर्स्थापित नहीं हो पाएगा। फिर महान साम्राज्ञी बनने के बाद भी शायद मुझे कोई सफलता नहीं मिलेगी। मैं शायद कभी अतीत की उस अद्वितीय महान साम्राज्ञी के दायरे तक नहीं पहुंच पाऊंगी। मैं ये नहीं चाहता। मेरी जिंदगी अभी शुरू हुई है। हालांकि तुम्हें मेरी उम्र बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन एक आम इंसान के लिए तो ये पहले से ही बहुत लंबी है। चूंकि मैंने अपनी नियति के लिए लड़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, तो मेरी लड़ाई अभी शुरू हुई है।
मेरे पास अभी भी लगभग 500 साल हैं जिनका मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं भी हार क्यों मानूं? जब ज्योति ने यह कहा तो सभी लोग चुप हो गए। आदर्श ने गहरी सांस ली। ज्योति के शब्दों ने उसे सचमुच चौंका दिया। उसका दृढ़ संकल्प ऐसा था जो उसने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा था। कुलमाता की भौहें तन गईं और आखिरकार उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, ज्योति, तुम अभी भी बहुत जिद्दी हो। हालांकि कभी कभी कुछ रास्ते सिर्फ विश्वास से नहीं खुलते। कुलमाता ने आखिरकार बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया था। वो इस दुनिया से बहुत प्रभावित थी। जवानी में लोग अक्सर घमंडी और तुच्छ होते हैं। वे अक्सर दुनिया की हर चीज को चैलेंज देना चाहते हैं, ये सोचकर कि वे भाग्य को चुनौती दे सकते हैं। उनका मानना था कि अगर उनमें लगन और क्षमता हो तो कुछ भी किया जा सकता है। हालांकि युवाओं की तुलना में वृद्ध लोग वास्तविकता के आगे झुक जाते थे। अंत में कुलमाता को अब भी विश्वास नहीं हुआ कि शेंतु परिवार द्वारा दिए गए अवसर को त्याग कर ज्योति उस घातक भाग्य को टाल पाएगी जो उसका इंतजार कर रहा था। अक्सर वास्तविकता आइडिया से कहीं अधिक क्रूर होती है। दुर्जय के अलावा आदर्श समझ गया कि लिन परिवार की कुलमाता ज्योति के जीवन को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित थी। वो नहीं चाहती थीं कि उनका पोता उनसे पहले मर जाए। इसलिए वो पहले से ही शेंतु परिवार के प्रस्ताव को स्वीकार करने की ओर झुक गई थी। आदर्श ने अचानक कहा, क्या आप सभी को लगता है कि शेंतु परिवार निश्चित रूप से मिस ज्योति को ठीक कर सकता है? आदर्श की टिप्पणी सडनली आई। आंगन में मौजूद सभी लोग तुरंत आदर्श की ओर देखने लगे। इस समय आदर्श दुर्जय की सीट के पीछे खड़ा था। वो बिल्कुल एक युवा डॉक्टर जैसा लग रहा था। आदर्श के प्रकट होते ही ज्योति की दादी के अलावा किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने उससे सिर्फ इसलिए बात की थी क्योंकि आदर्श ज्योति को जानता था। यदि ज्योति ने आदर्श का अभिवादन नहीं किया होता तो वो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती। तुम क्या हो? तुम्हें अपनी तहजीब भी आती है? क्या तुम्हें यहां बोलने का भी हक है? ये लिन परिवार का मामला था। दुर्जय को भी बोलने का ज्यादा हक नहीं था क्योंकि वो बाहरी था। शुरू से लेकर अब तक दुर्जय ज्यादातर सुनती ही रही थीं। और दुर्जय की हैसियत को देखते हुए अगर वो सचमुच कोई टिप्पणी करना चाहता तो लिन परिवार उसकी बात सुन लेता। लेकिन दुर्जय का एक अनुयायी जो एक गौण युवक जैसा दिखता था, लिन परिवार के उच्च वर्ग के लोगों की बातचीत के बीच में बोलने का अधिकार कैसे पा सकता था? यहां तक कि लिन परिवार में भी नहीं, यहां तक कि किसी बड़े नश्वर घराने में भी यदि कोई नौकर अपने मालिक की बात को अचानक बीच में रोक देता तो उसे केवल मुंह पर थप्पड़ ही पड़ता। दुर्जय की वजह से दादी आदर्श का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। आखिरकार आज ज्योति को मनाने के लिए उन्होंने अपनी हैसियत कम कर दी थी और उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर आदर्श लिन परिवार का सदस्य होता तो वे उसे घसीट कर ले जाती और परिवार के नियमों के अनुसार सजा देती। दुर्जय के बोलने से पहले आदर्श ने सीधे कहा, मैं आकाशा हूं, एल्डर दुर्जय का नाम मात्र का शिष्य। आदर्श ने यूं ही अपना नाम रख लिया। उसने अपना असली नाम यून अपने उपनाम के रूप में इस्तेमाल किया। यान एक समानार्थी शब्द था और इसका असल मतलब छिपाना था। आकाशा का मतलब था बादल जो आकाश को छिपाते थे। यह आदर्श के मार्शल आर्ट के लक्ष्य को भी गुप्त रूप से व्यक्त करता है। साथ ही आकाश राज के नाम में भी आकाश शब्द था, इसलिए बादलों द्वारा आकाश को छुपाने का मतलब भी यही था कि आदर्श आकाश राज को छुपा रहा था। आदर्श ने खुद को यह नाम देते समय यही एक दुष्ट व्यंग्य किया था, नामधारी शिष्य। जब शाही पोशाक पहनी हुई महिला ने यह सुना तो उसका चेहरा उदास हो गया। नामधारी शिष्य का दर्जा तो नीचा होता है, फिर भी उसने यहां उससे बात करने की हिम्मत कैसे की? वो लगभग गुस्से में आने ही वाली थी कि ज्योति खड़ा हुआ और बोला, दादी वो मेरा फ्रेंड है। महिला कुछ कहना चाहती थी लेकिन कुछ देर के लिए उसकी बात गले में अटक गई। फ्रेंड? इस शब्द से वो असहज हो गई। लिन परिवार का क्या रुतबा था? ज्योति भी लिन परिवार की युवा पीढ़ी की सबसे महान हस्ती थी। भविष्य में वो एक अद्वितीय महान महारानी बन सकती थी, फिर भी उन्होंने ऐसे व्यक्ति से दोस्ती की। अगर वो उसकी पोती होती तो वो उसे डांटती। हालांकि ज्योति के सामने उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो बस अपनी अभिव्यक्ति को शांत कर सकी और धैर्यपूर्वक बोली, ज्योति, फ्रेंड बनाना तुम्हारा प्रिविलेज है, लेकिन तुम्हें यह देखना होगा कि कोई व्यक्ति कैसा है। तुम्हारी एक प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि है और भविष्य में तुम असीमित उपलब्धियां हासिल करोगी। अगर तुम फ्रेंड बनाना चाहती हो तो वे आकाश राज जैसे लोग होने चाहिए जो एक बड़े परिवार से आते हों। वे युवा हैं जो भविष्य में महान कार्य करेंगे। जहां तक कुछ बिल्लियों, कुत्तों या आवारा लोगों की बात है तो बेहतर है कि तुम उनके साथ न घुलो मिलो, वरना तुम अपनी गरिमा खो दोगी और दूसरों द्वारा उपहास का पात्र बनोगी। तुम क्या कहती हो ज्योति? महिला ने अपनी बात को दयालु बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसके शब्द श्रेष्ठता से भरे हुए थे। उसने आदर्श को बिल्ली, कुत्ते या फिर घटिया इंसान कहा, जिससे ज्योति को गुस्सा आ गया। ज्योति की भौहें तन गईं और वो ठंडे स्वर में बोली, दादी वो मेरे फ्रेंड है। जहां तक आपकी बात है तो आपको तो बस मेरा बड़ा ही माना जा सकता है। आप बहुत समय से जी रही हैं, आपने कई लोगों को देखा है और कई मामलों का सामना किया है। आपको ये समझना चाहिए कि कैसे एक साधारण जान पहचान से दो करीबी लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए।
ज्योति के शब्दों में कोई अपशब्द शामिल नहीं थे, लेकिन इसने तुरंत महिला का चेहरा सफेद कर दिया। मात्र परिचय के कारण दो करीबी लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। शाही पोशाक में वो महिला ज्योति की दादी थी, लेकिन आदर्श के लिए वो ज्योति किस प्रकार का व्यक्ति था? वो सिर्फ एक फ्रेंड था, और वो भी एक अज्ञात घनिष्ठ मित्र। हालांकि ज्योति ने वास्तव में कहा था कि केवल परिचय से दो करीबी लोगों के बीच कलह नहीं बोना चाहिए। इसका मतलब था कि ज्योति के दिल में दादी के रूप में वो सिर्फ एक परिचित थी, वो बेमानी थी। जहां तक इस बदचलन आदर्श की बात है, तो ज्योति के दिल में दादी से भी ज्यादा जगह थी। इससे पहले ज्योति ने यह भी कहा था कि महिला को केवल ज्योति का बुजुर्ग माना जा सकता है। इसका मतलब यह भी था कि एक ही गोत्र के होने और बड़े छोटे रिश्ते के अलावा, जिसे मिटाया नहीं जा सकता था, वो एक दादी के रूप में ज्योति के दिल में कुछ भी नहीं थी। अपनी स्थिति के कारण वो अधिक दूरी पर थी, इसलिए वो अहंकारी थी और उस लड़के की आलोचना करके आक्रामक हो रही थी जो ज्योति के करीब था। तुम? महिला की आवाज थोड़ी कांप उठी। इतने सारे लोगों के सामने, जिनमें कुलमाता और उनके साथ आए छोटे बच्चे भी शामिल थे, ये तीखे शब्द सुनकर उसकी मान मर्यादा ही उड़ गई थी। हालांकि वो एक शब्द भी खंडन नहीं कर सकी। जब ज्योति छोटी थी और अपने परिवार से तरह तरह के दुर्व्यवहार सह रही थी, तब एक दादी के रूप में उन्होंने कभी भी सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई थी। उल्टे उन्होंने एक धूर्त एटीट्यूड अपनाया था। 2 साल पहले ही जब ज्योति एक अद्वितीय महान महारानी बन सकती थी और दूर भविष्य में शेनतू परिवार और लिन परिवार की एक उत्कृष्ट हस्ती बन सकती थी, तब उन्होंने ज्योति के साथ अपने संबंधों को और गहरा करने की कोशिश की थी। लेकिन इसका क्या मतलब था? ज्योति के लिए अपनी दादी के साथ विनम्र होना विशुद्ध रूप से अपने बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट का भाव था। अगर ये उसके दोस्तों या उसके मालिक के साथ होता तो बात बिल्कुल अलग होती। ज्योति, तुम अपने शब्दों में इतनी इम्प्रूडेंट कैसे हो सकती हो? कुलमाता ने फटकार लगाई और शाही पोशाक में महिला को स्थिति को संभालने में मदद की। दादी का चेहरा उतर गया था और उन्होंने गुस्से से आदर्श की तरफ देखा। कुलमाता, ये लड़का छोटा है और निम्न स्तर का है, इसे कुछ भी नहीं पता। फिर भी ये शेनतू परिवार और लिन परिवार के मामले में कूद पड़ा है, जिसका फैसला सिर्फ महान सम्राट ही कर सकते हैं। इसे सचमुच अपनी औकात नहीं पता। शेनतू परिवार और लिन परिवार के बड़े मामले का फैसला उच्च वर्ग द्वारा किया जाता था, इसलिए किसी कनिष्ठ व्यक्ति के चर्चा में शामिल होने से स्वाभाविक रूप से दूसरों को यह एहसास होता था कि वो नियमों को नहीं जानता था और वो अपरिपक्व और हास्यास्पद था। आदर्श ने शांति से कहा, मैं तो बस एक संभावना बता रहा था। शेनतू परिवार मिस ज्योति को ठीक नहीं कर पाएगा। क्या जोक है? जब एक बड़ा परिवार कुछ करता है तो क्या तुम सोचते हो कि बच्चे घर घर खेल रहे हैं? अगर उनमें जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्या वे दुनिया भर में मजाक का पात्र नहीं बन जाएंगे? इसके अलावा हमारा लिन परिवार पूरी सफलता की गारंटी के लिए खुद इसकी पुष्टि करेगा। क्या आपको लगता है कि हमारे लिन परिवार के बुजुर्ग आपके जैसे विचार नहीं ला सकते? उनकी अंतर्दृष्टि आपकी अंतर्दृष्टि से कमतर है? क्या तुम रहस्यमय स्वर्गीय तकनीक जानते हो? क्या तुम प्राचीन नुस्खा जानते हो? तुम तो बस दुर्जय के नाम मात्र के शिष्य हो। वास्तव में लड़के अज्ञानी हैं और उनके शब्द हास्यास्पद हैं। महिला ने तोप जैसे व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया। आदर्श ने चुपचाप ये बात सुन ली। ऐसा लग रहा था जैसे वो महिला की बातों से हक्का बक्का रह गया हो। इससे आखिरकार उसे राहत मिली। हालांकि आदर्श की हैसियत तो कम ही थी। इस तरह के आदान प्रदान में हिस्सा लेने से उसे अब भी ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी हैसियत कम कर ली है और ये उसके लायक नहीं है। उसके लिए ये एहसास किसी कीड़े के काटने जैसा था। अगर उसने कीड़े को कुचल भी दिया होता तो क्या होता? उसे तो कीड़े ने ही काटा था। कुलमाता। महिला को डर था कि कुलमाता इस मामले में हिचकिचाएंगी, इसलिए वो कुलमाता की ओर मुड़ी और बोली, शेन, तू परिवार के कुल की रहस्यमय स्वर्गीय तकनीक की विरासत असाधारण है, जिस पर डाउट करने का कोई कारण नहीं है। ये वास्तव में हमारे लिन परिवार से एक स्तर ऊंचा है। अगर लिन परिवार शेनतू परिवार के कुल के साथ गठबंधन करता है तो जब ज्योति एक प्रमुख भूमिका निभाएगा तो हमारे लिन परिवार की रहस्यमय स्वर्गीय तकनीक की विरासत भी शायद एक स्तर ऊपर उठ जाएगी। शेनतू परिवार द्वारा आयोजित रहस्यमय स्वर्गीय तकनीक चाय सत्र 2 महीने बाद होगा। उस समय शेनतू परिवार को ज्योति की समाप्त हुई मध्याह्न रेखाओं को ठीक करने की अपनी क्षमता साबित करनी होगी। जैसा कि शाही पोशाक पहनी हुई महिला ने कहा, उसने दुर्जय की ओर व्यंग्यात्मक नजरों से देखा। बड़े दुर्जय, आपने तो पहले से ही रहस्यमय स्वर्गीय तकनीक वाली चाय की तैयारी कर ली होगी, है ना? महिला जानती थी कि चाय के सत्र में दुर्जय को जरूर हार का सामना करना पड़ेगा। हालांकि उसकी रहस्यमय स्वर्गीय तकनीक का स्तर बहुत ऊंचा था, फिर भी वो शेनतू परिवार के गुरुओं का सामना नहीं कर पाएगा। दुर्जय चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वो शायद हार ही जाएगा। उस महिला के दुर्जय के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, इसलिए दुर्जय को कष्ट सहते देखकर उसे स्वाभाविक रूप से खुशी हुई। साथ ही अगर शेनतू परिवार अपनी ताकत साबित कर दे तो इससे उसकी स्थिति मजबूत होगी। चाहे वो इसे किसी भी नजरिए से देखे, इस शादी से लिन परिवार को ही फायदा होगा। तुम्हें मेरी तैयारियों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? लगता है तुम लिन परिवार के कुचले जाने का इंतजार कर रहे हो।
चूंकि उसके मन में उसके बारे में अच्छी धारणा नहीं थी और वो उसके कटु शब्दों का निशाना बन चुका था, इसलिए स्वाभाविक रूप से दुर्जय इसे चुपचाप बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने तुरंत ही उस पर मौखिक हमला कर दिया। बड़े दुर्जय, आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं चुपके से दूसरों की मदद कर रहा हूं। बेशक मैं चाहता हूं कि लिन परिवार सुर्खियों में रहे, लेकिन मैं बिना सोचे समझे सपने नहीं देखूंगा। क्या इसका मतलब यह है कि सिर्फ इसलिए कि मैं चाहता हूं कि आप जीतें, आप जीत जाएंगे? महिला को दुर्जय से झगड़ा करते देख कुलमाता का चेहरा उतर गया और उन्होंने महिला को डांटा, चुप रहो, थोड़ी शालीनता से काम लो। दुर्जय लिन परिवार के घर मेहमान थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके साथ रिस्पेक्टफुली व्यवहार किया जाना जरूरी था, वरना वे आसानी से चले जा सकते थे। अगर कोई शाही पोशाक वाली महिला दुर्जय से बहस करती तो कुलमाता स्वाभाविक रूप से उसे डांट देती। औरत चुप रही, उसने ये शब्द सनक में कह दिए थे। कुलमाता अपनी ड्रैगन हेड बेंच पर झुककर खड़ी हो गई। एल्डर दुर्जय, चाय सत्र का मूल उद्देश्य शेंतु परिवार के लिए अपने रहस्यमय स्वर्गीय तकनीक के स्टैंडर्ड का डेमोन्स्ट्रेशन करना था। हालांकि उन्होंने पहले से ही अच्छी तैयारी कर ली थी और हमारे पास तैयारी के लिए ज्यादा समय नहीं था और हमारी तुलनात्मक रूप से कमतर विरासत के कारण हमें दबाया जा सकता था। इतना कहने के बाद हमारे लिन परिवार को बहुत बुरी तरह हार नहीं माननी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मैं इस मामले में एल्डर दुर्जय पर भरोसा कर सकता हूं। आपको लिन परिवार की प्रतिष्ठा बनाए रखनी होगी। कुलमाता की आवाज में गंभीरता थी। दुर्जय ने सिर हिलाया, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। कुलमाता को शांति मिले। ठीक है। कुलमाता ने सिर हिलाया और ज्योति की ओर मुड़ी। ज्योति, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, तुम्हें अपना रास्ता खुद चुनना चाहिए। अभी तो तुम्हारी जिंदगी लंबी है। मैं इतना लंबा लाइफ टाइम जी चुका हूं और बहुत से लोगों और चीजों को देख चुका हूं। इतना कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम अभी भी युवा हो। तुम अभी जो भी सोच रहे हो और जिस पर तुम अभी जोर दे रहे हो वो कुछ हजार साल बाद जब तुम सचमुच बड़े होगे तो बचकाना और हास्यास्पद लग सकता है। आप जिस चीज को गहराई से थामे हुए हैं, हो सकता है कि वो आपकी इच्छा ना हो सकता है कि आप अभी मरना पसंद करें, लेकिन अंततः अपमान के बावजूद आप उसे स्वीकार कर लेंगे। हो सकता है एक दिन आप इस बात का जश्न भी मनाएं कि आपने हार मान ली थी। जब कुलमाता ने बोलना समाप्त किया तो उन्होंने अपनी छड़ी का सहारा लिया और लड़कियों के ग्रुप के साथ वहां से चली गईं। ज्योति से अलग होने के बाद दुर्जय ने 2 महीने का एकांत ट्रेनिंग शुरू किया। किसी भी स्थिति में वो रहस्यमय स्वर्गीय तकनीक के चाय सत्र में कोई गलती नहीं कर सकता था। आदर्श ने भी अपनी रहस्यमय स्वर्गीय तकनीक का ट्रेनिंग शुरू कर दिया था। आदर्श को पहले ही रहस्यमय क्रिस्टल हाथ और लघु सहस्त्र मुहर तकनीकें मिल चुकी थीं, जो दुर्जय उसे सिखा सकती थीं। बाकी ट्रेनिंग उसे खुद पर ही निर्भर था। आदर्श ने खुद को उस स्वतंत्र अस्थि शोधन कक्ष में बंद कर लिया जो दुर्जय ने उसके लिए तैयार किया था। उसके सामने तरह तरह की रहस्यमय हड्डी सामग्री रखी थी। इनमें से कुछ सामग्री दुर्जय ने उपलब्ध कराई थी, जबकि बाकी उन रहस्यमय जानवरों से प्राप्त हुई थीं जिन्हें उसने दिव्य वन में रहते हुए मारा था। मूल रूप से ये सभी सामग्रियां वैभव दिव्य नगर को गौरव अंक के बदले में सौंपी जानी थीं, लेकिन अलायंस टूर्नामेंट के बाद आदर्श के लिए गौरव अंक अपना महत्व खो बैठे, इसलिए आदर्श ने उन्हें अपने पास रख लिया। रहस्यमय स्वर्गीय तकनीक का अभ्यास करना एक बहुत ही उबाऊ प्रोसेस थी। इससे उसकी मानसिक शक्तियां भी बहुत खर्च होती थीं। आदर्श अक्सर अस्थि शोधन कक्ष में 1 दिन और 1 रात बिताता था। जिस तरह से उन्होंने रहस्यमय स्वर्गीय तकनीक का अभ्यास किया था, वह उजाड़ की शक्ति को निकालने के लिए बैंगनी क्रिस्टल का उपयोग करना था, और उजाड़ की शक्ति को नियंत्रित करके वह लगातार मुहरे बनाते, उन्हें नष्ट करते, मुहरे बनाते और उन्हें फिर से नष्ट कर देते। एक रूनिक मुहर को आमतौर पर कुछ 100 बार दोहराया जाता था। ऐसा तब तक किया जाता था जब तक कि वो आदर्श के दिमाग में अंकित न हो जाए, और ये एक ऐसी चीज बन गई जो मसल्स की मेमोरी बन गई। मूलतः जब दुर्जय ने आदर्श को रहस्यमय क्रिस्टल हाथ सिखाया तो आदर्श रहस्यमय क्रिस्टल हाथ से 50 से ज्यादा मुहरे पूरी तरह से बनाने में सक्षम हो गया। बहुत जल्द आदर्श बाकी 40 रूनिक मुहरें भी पूरी तरह से बनाने में कामयाब हो गया। हालांकि ये पर्याप्त नहीं था, क्योंकि आदर्श जब रहस्यमय क्रिस्टल हाथ का अभ्यास कर रहा था तो वो अत्यंत निम्न श्रेणी की रहस्यमय हड्डियों का उपयोग कर रहा था। निम्न श्रेणी की रहस्यमय हड्डियों में उजाड़ की शक्ति बहुत कम होती थी और उन्हें नियंत्रित करना आसान होता था। जैसे जैसे रहस्यमय हड्डियों की श्रेणी बढ़ती गई, मुहरे बनाने के लिए उजाड़ की शक्ति को नियंत्रित करने हेतु रहस्यमय क्रिस्टल हाथ का उपयोग करना भी कठिन होता गया। यहां तक कि आदर्श के बैंगनी क्रिस्टल के साथ भी वो इस तरह के नियम की अनदेखी करने में असमर्थ था। आखिरकार रहस्यमय क्रिस्टल हाथ और लघु सहस्त्र मुहरे सभी मुहरों के लिए एक ही आकार वाली तकनीकें थीं। रहस्यमय स्वर्गीय तकनीक में जितना ऊंचा क्षेत्र पहुंचता, दोनों मुहरें उतनी ही अपर्याप्त लगतीं। ये दोनों तकनीकें दीर्घकालिक समाधान नहीं है। हालांकि मेरी रहस्यमय स्वर्गीय तकनीक अभी सीमित है। मेरे पास साधना के लिए समय की भी कमी है। इन सभी जटिल हस्तमुद्राओं को पूरा करना आसान नहीं है। 2 महीनों में इसमें शीघ्रता से महारत हासिल करना तो और भी असंभव है। आदर्श ने अपनी योजनाएं पहले ही बना ली थी।
रहस्यमय क्रिस्टल हाथ और लघु सहस्त्र मुहर का इस्तेमाल बस बदलाव के लिए किया गया था। जब कोई रहस्यमय स्वर्ग गुरु रहस्यमय स्वर्गीय तकनीक का अभ्यास करता था तो सरल से कठिन की ओर जाने की एक प्रक्रिया जरूर होती थी। एक बदलाव की प्रक्रिया तो होनी ही थी। अगले स्टेप के लिए आदर्श ने पहले ही कुछ सीलिंग तकनीकें चुन ली थीं, जिन्हें वो सीखने की योजना बना रहा था। इन सभी तकनीकों का दायरा ज्यादा व्यापक था। आदर्श ने अस्थायी रूप से उन सीलों को सीखने की योजना नहीं बनाई थी जो किसी विशेष प्रकार की ऊर्जा पर केंद्रित थीं, क्योंकि उसका समय बहुत कीमती था। आदर्श ने 10 दिनों तक दिन रात अभ्यास किया। वो अक्सर तब तक अभ्यास करता रहा जब तक उसकी मानसिक शक्ति समाप्त नहीं हो गई। वो कुछ देर ध्यान करता और फिर से अभ्यास में लग जाता। अपनी मानसिक शक्ति को पूरी तरह से समाप्त कर देना तथा फिर थोड़े समय के ध्यान के बाद अभ्यास जारी रखना भी उनकी आत्मा के लिए ट्रेनिंग का एक रूप था। दस्तक, दस्तक, दस्तक। तभी अस्थि शोधन कक्ष के बाहर दस्तक हुई। आदर्श ने अपना काम रोक दिया और थोड़ा सा भौहें सिकोड़ लीं। आमतौर पर जब रहस्यमय स्वर्ग गुरु अभ्यास करते थे तो उन्हें डिस्टर्ब करना वर्जित था, क्योंकि इससे बनी हुई मुहर को तोड़ना आसान था। कौन है भाई? आदर्श पत्थर के दरवाजे के पास गया और गंभीर भाव से दरवाजा खोला। आदर्श ने देखा कि दरवाजे पर एक युवती खड़ी है। इस समय आदर्श के बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल थीं। वो फियर्स और डरावना लग रहा था, जिससे युवती दंग रह गई। तुम कौन हो? आदर्श की आवाज थोड़ी भारी हो गई थी। लगातार अभ्यास के कारण आदर्श की मानसिक स्थिति कुछ दबी हुई सी हो गई थी। युवा स्वामी आका। युवती ने मुंह में लार भर ली। इन दिनों आदर्श आकाश्य का नकली नाम इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से उसे युवा स्वामी आकाश्य कहकर संबोधित किया। दरअसल पूरे लिन परिवार में ज्योति और दुर्जय के अलावा आदर्श की लगभग किसी को परवाह नहीं थी। ज्योति की दादी जैसी शख्सियतों के लिए वो आदर्श को नापसंद करती थी, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। जहां तक अन्य रहस्यमय स्वर्ग मास्टर प्रशिक्षुओं का सवाल है, जिन्होंने उस समय आदर्श का प्रदर्शन देखा था, वे उससे परेशान नहीं हो सकते थे, क्योंकि उनका ओपिनियन था कि आदर्श सिर्फ एक नकली व्यक्ति था जो प्रसिद्धि पाने के लिए मछली पकड़ रहा था। आदर्श अक्सर स्वतंत्र अस्थि शोधन कक्ष में अकेले बंद रहता था और उनका उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं होता था। इसलिए जब उसके सामने खड़ी युवती ने अचानक उसे युवा मास्टर आकाशा कहकर संबोधित किया तो आदर्श थोड़ा अचंभित हो गया। युवती ने डरते डरते एक स्पेस रिंग निकाली। ये हमारे परिवार की मिस ज्योति द्वारा दी गई है। आत्मा पोषण अवशेष और अंगूठी। मिस ने कहा कि ये युवा मास्टर आकाशा के उपयोग के लिए है। युवती घबराकर आदर्श को वो स्पेस रिंग थमाकर भागने लगी। आदर्श की लाल आंखें और फियर्स इमेज देखकर वो सचमुच डर गई। आदर्श कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर होश में आया। ये लड़की ज्योति की नौकरानी थी। ज्योति के आंगन में उसने इस नौकरानी को देखा था और उसने उसे यूं ही देखा था। तो ये मिस ज्योति द्वारा भेजा गया था। आदर्श ने अपने हाथ में मौजूद स्पेस रिंग को देखा। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से उसे परखते हुए उसे एहसास हुआ कि स्पेस रिंग की क्षमता उसके पास मौजूद रिंग से 10 गुना ज्यादा थी। ये वाकई एक जादुई वस्तु थी। शायद इसलिए कि ज्योति को लगा कि आदर्श को उसके पहनावे की वजह से शाही पोशाक वाली महिला तुच्छ समझ रही थी। उसके पहनावे से महिला को एक नजर में ही पता चल गया कि आदर्श कोई अमीर इंसान नहीं है और वो किसी छोटी जगह से आया है। अंगूठी से वस्तु निकाली तो वो एक क्रिस्टल सा साफ जेड डिब्बा था। जब उसने उसे खोला तो उसमें से एक हरा रहस्यमय हड्डी अवशेष निकला। ये आत्मा पोषण अवशेष था। ये किसी अवशेष का नाम नहीं था, बल्कि एक प्रकार के अवशेष का समग्र नाम था। ऐसे अवशेषों का सेवन करने से व्यक्ति की मानसिक शक्ति तेजी से बहाल हो सकती थी। ज्योति ने दुर्जय से सीखा होगा कि वह रहस्यमय स्वर्गीय तकनीक का अभ्यास कर रहा था। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद आदर्श ने हरे रंग का अवशेष लिया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। आदर्श ने उस अवशेष को मुंह में लेकर उसे धीरे से चबाया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई नरम मिठाई चबा रहा हो। आदर्श ने आत्मा पोषण को निगल लिया और उसे लगा कि वो एक गर्म धारा में बदल गई है जो उसकी आत्मा में प्रवेश कर रही है। आदर्श को ऐसा लगा जैसे वो झरने के पानी के किसी कुंड में शुद्ध हो रहा हो। उसका मन शांत हो गया और उसका सिरदर्द काफी कम हो गया। स्पष्टतः ये एक बहुत अच्छा आत्मा पोषण अवशेष था। वास्तव में लिन परिवार में ज्योति की स्थिति के कारण उसके द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले सभी संसाधन उच्च स्तर के थे। आदर्श के दिल में एक गर्मजोशी का उभार महसूस हुआ। स्वाभाविक रूप से अब ज्योति से मिलना उसके लिए सुविधाजनक नहीं था। ज्योति के लिए ये याद रखना आसान नहीं था कि वो रहस्यमय स्वर्गीय तकनीक का अभ्यास कर रहा था और उसे आत्मा पोषण अवशेष देने के लिए एक दासी भेज रहा था। आत्मा पोषण अवशेषों का ये बक्सा आदर्श के लिए एक समयोचित उपहार था। इससे वो रहस्यमय स्वर्गीय तकनीक का अभ्यास और भी सुचारू रूप से कर पा रहा था। कुछ मानसिक शक्ति प्राप्त करने और जेड बॉक्स को बंद करने के बाद आदर्श ने एक बार फिर शुष्क अभ्यास प्रक्रिया शुरू की। जब योद्धा युद्ध कला का ट्रेनिंग लेते थे तो उन्हें अकेलापन सहना पड़ता था। रहस्यमय स्वर्गीय तकनीक का अभ्यास करते समय भी यही स्थिति थी।
आदर्श के सामने एक लंबी रहस्यमय स्वर्गीय तकनीक वाली पत्थर की बेंच रखी थी। उस पर रहस्यमय हड्डियों की एक कतार लगी थी। बाएं से दाएं ये रहस्यमय हड्डियां अपनी श्रेणी के अनुसार व्यवस्थित थीं। सबसे बाईं ओर की रहस्यमय हड्डियां सामान्य रहस्यमय हड्डियां थीं। आदर्श ने उन रहस्यमय हड्डियों पर पहले ही रहस्यमय क्रिस्टल हाथ और लघु सहस्त्र मुहर पूरी तरह से बना ली थी। बीच में रहस्यमय हड्डियां थीं जो सामान्य श्रेणी के रहस्यमय जानवरों के साथ साथ राजा श्रेणी के रहस्यमय जानवरों की भी थीं। ये दो प्रकार की रहस्यमय हड्डियां आदर्श के ट्रेनिंग का केंद्र थीं और दाईं ओर सबसे उच्च श्रेणी की रहस्यमय हड्डियां थीं। ये स्वर्ण कौवा प्रजाति की हड्डियां थीं जो आदर्श ने गिरा हुआ तारा द्वार में प्राप्त की थीं। आदर्श ने स्वर्ण कौवा प्रजाति को मारने के बाद उसके शरीर की कोई भी सामग्री बर्बाद नहीं की। आदर्श ने अलायंस टूर्नामेंट में स्वर्ण कौवे का खून लगभग खत्म कर दिया था। आदर्श ने अभी भी शेष पंख, पंजे, रहस्यमय जानवर का मांस और सबसे कीमती रहस्यमय हड्डियां रखी थीं। आदर्श ने चुपचाप अपनी नजर प्राचीन प्रजाति की रहस्यमय हड्डियों पर घुमाई। गहरे लाल रंग की रहस्यमय हड्डी लाल गर्म चमक रही थी। अभी भी 2 महीने बाकी हैं, पर्याप्त समय होना चाहिए।